हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर करना। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी टॉप 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में आप सभी को 101% गारंटी के साथ देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत होता क्या है। तो किसी संकाय का या किसी निकाय का कुल आवेश नियत होता है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं न ही हम इसकी सृष्टि कर सकते हैं। किसी भी प्रक्रिया के पहले निकाय का जो नेट आवेश होता है वही प्रक्रिया के बाद भी रहता है। यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। इस सिद्धांत से हम ये समझते हैं कि किसी भी आवेश को न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस के दौरान हम जो भी पहले का नेट आवेश है उसको हम कभी भी डिस्ट्रॉय या बना नहीं सकते हैं। ये होता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ये बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको हम समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है, वह आकाश होता है जहां विद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक यानी कि फोर्स का हम अनुभव कर सकते हैं। एक दूसरे से आर दूरी पर दो आवेश Q तथा Q नॉट के बीच पारस्परिक क्रिया के इस प्रकार होती है कि Q नॉट अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक कोई भी विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे इसी क्षेत्र में दो चार्ज है, एक है Q एक है Q नॉट। तो जो Q नॉट है ये Q के चलते अपने एक इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, एक क्षेत्र को क्या करेगा, अनुभव करेगा, जिसका अस्तित्व दूसरे आवेश की उपस्थिति में मुक्त होता है। उपस्थिति की जाँच भी हम कर सकते हैं। एक दूसरे आवेश Q नॉट इस क्षेत्र में लाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे जांच हम कर सकते हैं कि आवेश के पारस्परिक क्रिया कर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित जो भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होती है जहां विद्युत क्षेत्र आवेश Q के कारण Q नॉट पर बल कोई लगता है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के स्थायी मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। आप सभी को मात्रक याद रखना है। विद्युत क्षेत्र समझ गए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समझ गए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है वो भी आप लोगों ने समझ लिया। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। कि सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश के किसी अल्प दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उस निकाय का, उस सिस्टम का हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ गए। अगला पॉइंट ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे बोलेंगे। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश का मान Q, ठीक, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे किसी भी स्मॉल डिस्टेंस पे एक Q है एक Q नॉट है। तो दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लो और इसके बीच की डिस्टेंस जो है L ले लो, चाहे 2L, हमेशा 2L रखी जाती है। तो Q इंटू 2L को हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। ठीक, समझ गए, डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। जैसा कि माना कि द्विध्रुव आघूर्ण A तथा B बिंदु पर स्थित दो आवेश -Q तथा +Q परस्पर 2L दूरी पर स्थित है। तो उस विद्युत आवेश का जो भी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो P बराबर Q इंटू 2L होता है। क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। और एक बात हमेशा आप सभी लोग याद रखना कि जब भी हम आवेश लेंगे, चार्ज लेंगे, सेम चार्ज का लेंगे, लेकिन पॉजिटिव भी होगा एक निगेटिव होगा। समझ गए। तो जो भी आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक सदिश राशि होता है और इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है और इसका बीमा सूत्र LTA होता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करिए। यह भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई साल लगातार पूछा गया है। इसको ध्यान समझिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तथा विभव में ये संबंध है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यह माना कि ए तथा बी दो बिंदु अल्प दूरी पर डेल्टा आर से अलग है, जिनके बीच विभवांतर ए भी है या डेल्टा भी है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तथा आवेश क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में संपादित किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू है। तो हम यह पाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करने पर हम एफ बराबर माइनस क्यू नॉट ई है, जहाँ क्यू नॉट क्या है तो एफ का विरुद्ध एक फोर्स काम कर रहा है, एक नियतांक है। ठीक ना, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में उसकी तीव्रता का घटक उस दिशा का क्या होगा, अनुदिश होगा। अतः हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में उसकी तीव्रता का घटक उस दिशा के ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। क्या होता है, उसका प्रवणता के बराबर होता है। अब ऋणात्मक जो निगेटिव साइन होता है वो एक दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तक धनात्मक होता है, जबकि डेल्टा भी या डेल्टा आर डी वी बाई डी आर ऋणात्मक होता है। अब यहाँ से हम ये समझ लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बता दिया कि विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हो डी वी बाई डी आर के हिसाब से, इसका यूनिट भी आप सभी लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का व्यंजक प्राप्त करिए। तो किस तरीके से प्राप्त करेंगे, तो देखो सबसे पहले आप मान लो कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव ए भी मान लो जिसका आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू कूलाम है, इनके बीच की कोई भी डिस्टेंस 12 मान लो। ठीक, तो यहाँ से जब भी हम 12 मान लिए तो हम एक होता है टार्क T इजकल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो आप मान लो, जो जितना भी है आप मान लो BC मान लो। ठीक, यहाँ से लेकिन यहाँ पे एक समकोण बनाओगे, जैसा कि यहाँ पे देख लो समकोण त्रिभुज बनेगा ICB, यहाँ से हम बना सकते हैं एक समकोण त्रिभुज। अब इसमें जो भी आपका BC होगा, ये BCA, तो BC होगा AB साइन थीटा के बराबर होगा, जो कि AB का मान क्या है 12 साइन थीटा। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो हमेशा टार कितना होता है, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा के बराबर होता है, ये आप सभी लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कूलाम के प्रमेय को लिखिए तथा प्रमाणित करिए। कूलाम का नियम क्या है, यही क्वेश्चन बार बार कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है और क्वेश्चन बदल के भी दे सकता है। अथवा आवेशित समतल चालक के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान व्यंजक प्राप्त करिए, तो ये भी बोल सकता है। ठीक ना, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का प्रमेय क्या होता है। तो किसी आवेशित समतल चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता उसके तलीय घनत्व का 4 पाई अपन के गुना होता है, जहाँ के माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक होता है। अथवा हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी आवेशित समतल चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता आवेश के तलीय घनत्व तथा वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। ठीक, अब हम इसको प्राप्त कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे ऐसे प्राप्त कर लेंगे, E इक्वल टू 4 पाई सिग्मा हो जाता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन यह है कि समान रूप से आवेशित गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी तैयार करके जरूर जाना है। ठीक ना, चलिए इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन को यहाँ पे बताना चाहेंगे कि गॉस के प्रमेय की सहायता से आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको हम यहाँ पे समझेंगे अभी। ठीक, मान लिया कि एक समतल चादर है AB जिस पर एक आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक, इस समतल चादर के समीप कोई भी बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। और गॉस के प्रमेय की सहायता से हम आवेश की समतल चादर के हम क्या करेंगे, समतल चादर के पृष्ठ के लंबवत एक बेलनाकार तल यहाँ पे एक कंसीडर कर लेंगे ABCD, कल्पना कर लेंगे, जो कि अक्ष क्या है तल के लंबवत है तथा सिरे AB तथा CD चादर के पृष्ठ के समांतर हैं। AB तथा CD चादर के क्या है, समांतर हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि AB CD के अक्ष के समांतर हैं, अतः विद्युत फ्लक्स का योगदान केवल बेलन के समतल सिरों AB और CD पर होगा। यदि हो तो AB और CD सिरों पर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, EDA प्लस EDA बराबर क्या हो जाएगा, 2EDA हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, 2EDA हो जाएगा। इसी तरीके से हम कुल आवेश और हम बात करेंगे अंदर उसके, तो सिग्मा DA के बराबर हो जाएगा। अतः गॉस के प्रमेय से हम क्या निकाल सकते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स के तल के भीतर जो भी आवेश होगा फ्लक्स होगा इतना के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है।
तो क्वांटीकरण समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य रूप से आवेशहीन होता है। क्वांटीकरण कैसे लिखोगे कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य रूप से आवेशहीन होता है, परंतु इन पर आवेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के रूप में करने पर ही आवेशित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। अतः किसी भी पिंड पर आवेश जो होगा Q बराबर NI के बराबर होगा, प्लस माइनस NI के बराबर होगा। N का मान आप प्लस भी रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो। N का मान 1 से लेकर के अनंत तक रख सकते हो। अपूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आवेश का क्वांटीकरण बोलेंगे। अगला क्वेश्चन कि एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश को परिभाषित कैसे करेंगे, इसको समझाइए। तो एक आवेश या एक कूलाम का परिभाषा इस तरीके से होगा कि देखो, माना कि Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश हवा में एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो कूलाम के नियम से इनके बीच लगा विद्युतीय विकर्षण जो बल होगा एकांक आवेश या एकांक कूलाम आवेश को परिभाषित करेगा, ठीक ना। तो अतः अगर हवा में 1 मीटर की दूरी पर दो स्थित आवेशों के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का विकर्षण बल लगता है, तो प्रत्येक आवेश को एक कूलाम का आवेश या एकांक आवेश कहा जाएगा, समझ गए। इस तरीके से इसका परिभाषा देंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या विद्युतीय क्षेत्र एक संरक्षी बल है, इसको समझाइए। तो संरक्षी बल क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले संरक्षी बल वह होता है जिसके प्रभाव से दो बिंदुओं के बीच संपादित कार्य केवल उसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, तय किए गए पथ से स्वतंत्र होता है, या ये जो बल होता है बल के प्रभाव के एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य हो जाता है। अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, माना कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र, माना यहाँ पे समरूप विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर A तथा B दो बिंदु है, अतः A से लेकर के B तक एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य को हम क्या बोलेंगे, विद्युतीय क्षेत्र बोलेंगे, समझ गए। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युतीय बल रेखाएं क्या होती है, इसके प्रमुख लक्षण या गुण को लिखिए। तो विद्युतीय बल रेखाएं, किसी क्षेत्र में विद्युतीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पथ पर कोई स्वतंत्र एकांक धन आवेश बद्ध होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज बोलेंगे। उसके गुण कौन कौन से होते हैं, विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश से निकलती है और धन ऋणावेशित में बंद हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के दिशा में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है। दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है, ठीक ना। इसके मेन 3 यहाँ पे फैक्ट है, 3 गुण है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मुक्त अवस्था की विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा को लिखिए। विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा क्या होता है, तो विद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका ये मात्रक हो जाता है। इसके विद्युतशीलता का बीमा जो हो जाएगा M-1 L-3 T⁴ A⁴2, इसकी बीमा हो जाएगी। तो बोर्ड के पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक गॉसीय पृष्ठ में -Q 2Q और -Q आवेश है, पृष्ठ से परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे, इसको समझाइए। तो कुल आवेश हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन यही है, इसको समझते हैं कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा पर सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों, इसको समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पष्ट करिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों नहीं करती, इसको भी समझाना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा पर सतत वक्र होता है, अर्थात कोई भी क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकता है, इसको समझते हैं। तो किसी बिंदु पर स्थिर विद्युत बल रेखाएं वह पथ होता है जिससे प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शया उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। किसी बिंदु पर स्थिर विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बदल जाती है, अतः हम बोल सकते हैं कि बल रेखाएं आमतौर पर एक वक्र होती है। इसके अतिरिक्त वह सतत भी होती है जो अचानक नहीं टूट सकती है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो टूटने के स्थान पर यह कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाता। और अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है भाई, इसको समझते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि ऐसा यदि हो जाता तो काट बिंदु पर हम दो स्पर्शजाएं खींच सकते हैं जो कि उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशाएं दर्शाएंगी, जो कि संभव नहीं है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और बेस्ट तैयारी के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल जो कि ऑनलाइन स्टडी सीरीज के ही नाम से है, और उसका लिंक मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहां से विजिट कर लेना। और ऐसे ही इमेजिंग प्लेलिस्ट या वीडियो के लिए आप मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस वहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से वीडियो को शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।